जोहार दोस्तों। तो आज का सेशन झारखंड का भूगोल से है, झारखंड योद्धा बुक से। और मैं जितना कम से कम दिनों में इसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर मैराथन झारखंड का जो है उड़ान बुक का सार संग्रह लाऊंगा, क्योंकि वो रीड है दोस्तों, उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये बुक ख़त्म होंगे मैं झारखंड सार संग्रह भी करा दूंगा दोस्तों। बहुत से दोस्त ने मुझे ये कह रहे हैं कि सर वो भी करवा दीजिए अच्छे अच्छे मतलब टॉपिक को लेके। तो मैं सोचा हूँ कि इस बुक को सारे बुक को मैं कंप्लीट कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं है। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरा 1000 का फैमिली कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये आप लोग का प्यार है, मैं कितना आपको थैंक्स बोलूँ कम पड़ जाएंगे। तो दोस्तों इसी वजह से मैं सुबह वीडियो नहीं छोड़ पाया, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आप लोग के इतना प्यार के वजह से मेरे इतने मतलब क्या बोलूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, तो आज झारखंड का भूगोल स्टार्ट करेंगे। और आपसे मेरा निवेदन है दोस्तों, क्योंकि मुझे डर लगता है कि ऐसा क्वेश्चन ना दे एग्जाम में जो वहाँ से आप कंफ्यूज हो जाए, आंसर नहीं मिले। उसके लिए दोस्तों मैं ब्लैंक मैप लेके आया हूँ, और इस ब्लैंक मैप का आपका एक काम करना है। जितने भी मैं PDF दूंगा, क्वेश्चन बैंक में जितने आपके सहायक नदियां हैं कहाँ से निकलती है, वो सारे आपको ब्लैंक मैप में उसको ड्रॉ करके दोस्तों उसको क्लियर करना है झारखंड का भूगोल को। क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन घुमा सकते हैं ना, तो झारखंड की नदियाँ से आपको क्वेश्चन घुमा सकते हैं। कहाँ से निकलती है, कहाँ मिल जाती है, कहाँ से जाके वो मतलब मिल के फिर दूसरे बह जाती है। स्वर्ण रेखा नदी जैसे कहाँ से निकलती है, कि उसके सहायक नदियाँ कौन कौन है, दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है, किस जलप्रपात के है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप खाली मैप का यूज करेंगे, भूगोल में खाली मैप का यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ से अगर एक दो क्वेश्चन ऐसा घुमा दे जो आप आरों से पीछे हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि मेरा कोई भी भाई बहन किसी और से पीछे रहे। इसी वजह से दोस्तों मैंने सबसे पहले डिस्प्ले में मैं खाली मैप को लगाया हूँ। मैं PDF इसका डाल दूंगा खाली मैप का भी, आप वो निकाल लेंगे और 10 से 15 खाली मैप का प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से मैं ये खाली मैप लगाया हूँ दोस्तों, ये आप जरूर करेंगे, अपने लिए करेंगे दोस्तों। ये मेरा आपसे आग्रह है, आपसे ये मेरा आग्रह है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसा सकते हैं, तो उप नदियाँ से फंसा सकते हैं दोस्तों। इसी वजह से मैं खाली मैप लगाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपके क्या है आज का झारखंड का भूगोल, और हम झारखंड का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है झारखंड का भूगोल का। देखिए झारखंड का भौतिक स्वरूप और उच्चावच, इसमें बताना है दोस्तों कि कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है। ये किया गया है दोस्तों चार में ये विभाजित किया है। कितने दोस्तों? ये 4 में विभाजित किए हैं। कौन कौन देखते हैं। झारखंड के 4 भौगोलिक क्षेत्र आपसे पूछ लेंगे कौन कौन है। तो पहला है दोस्तों पाट क्षेत्र, दूसरा है रांची हजारीबाग, दूसरा है दोस्तों रांची हजारीबाग, तीसरा है राजमहल ट्रैम्प, और चौथा है दोस्तों चाईबासा का मैदान। तो पहला क्या है दोस्तों, अब याद रखेंगे, पहला क्या है पाट क्षेत्र, दूसरा क्या है रांची हजारीबाग का पठार, तीसरा क्या है राजमहल ट्रैप, और चौथा क्या है तो चाईबासा का मैदान। ये 4 मिलके जो है हमारे झारखंड को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके SIPT 2017 में पूछा गया है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ शिखर है दोस्तों। ये झारखंड के नहीं है, बल्कि बिहार और झारखंड के सबसे अगर ऊंची चोटी पूछते तो ये क्या है, पारसनाथ शिखर जो है सबसे ऊंची पहाड़ है दोस्तों। ये इसको समय शिखर भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले तो ये 1365 मीटर हो जाएंगे, 1365 मीटर हो जाएंगे दोस्तों। अगर फीट में बोल ले तो 4478 या 80 फीट याद रखेंगे। पारसनाथ पहाड़ी के नामांकन 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ पर रखा गया है दोस्तों। और देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें आपको देखना, इस जनजाति के लोग पारसनाथ पहाड़ी को मारांगबुरु यानी महान पर्वत देवता भी कहते हैं दोस्तों। बैसाख में पूर्णिमा दिवस के एक शिकार त्यौहार भी मनाते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि पारसनाथ पहाड़ी जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों, किस नदी के किनारे बसा है, आप याद रखेंगे पारसनाथ पहाड़ी बराकर नदी के समीप में ये बसे हैं पारसनाथ पहाड़ी। आप ये भी याद रखेंगे पारसनाथ पहाड़ी जो है पायरोक्सिक चट्टान से मिलकर ये निर्मित हुए हैं, पायरोक्सिक चट्टान। आप ये
भी याद रखेंगे कि पारसनाथ गिरिडीह में है और गिरिडीह से क्यूल नदी की प्रवाह होती है, निकलती है। आप ये भी फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई, फिर वही क्वेश्चन दे दिए, तो ये तो आपको आप डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। 1480 डायरेक्ट या 78 जो भी ऑप्शन में मिलेंगे मार देंगे दोस्तों आप। नेक्स्ट देखिए, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई, फिर वही क्वेश्चन हो गया दोस्तों 1365। हम ये नहीं चाहते दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि खाली मैप लेके आप ज्योग्राफी कौन कहाँ से निकलते वो जरूर मैप करेंगे दोस्तों, नहीं तो आप कहीं से दूसरे से पीछे हो जाएंगे अगर क्वेश्चन घुमा दिए तो। समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ की पहाड़ी कितनी है दोस्तों, तो वही इसमें सारे आंसर, इसमें कोई नहीं है। 4447 आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में है, तो मैंने सारे आपके डिस्कस कर दिए दोस्तों। ये गिरिडीह में है, इसे सिमत शिखर भी कहते हैं दोस्तों, समेत शिखर भी कहते हैं। चर्चित इस पहाड़ी पर धर्म 2400 से 20 तक मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो इसमें जो थे दोस्तों पारसनाथ थे। और ये क्या है, ये स्वतंबर और दिगंबर मंदिर बने हुए हैं। यह स्थान मधुबन के नाम से भी विख्यात है। अगर बोल देंगे कि कौन सा, मधुबन के नाम से भी विख्यात है। और इस पारसनाथ की पहाड़ी का निर्माण आर्यन युग के चट्टान से हुई है, जो है बराकर नदी के किनारे। देखिए दोस्तों, आ गया बराकर नदी के किनारे। ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देखने में मिला होगा कि बराकर नदी के किनारे पारसनाथ पहाड़ी है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय क्षेत्र में पशु निम्न में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वजह हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पारसनाथ की पहाड़ी में ही दोस्तों ये पाए जाते हैं। पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है दोस्तों, ये है आपके गिरिडीह पठार का हिस्सा है पारसनाथ पहाड़ी। झारखंड के गिरिडीह जिले की कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आपके पारसनाथ पहाड़ी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है, कोडरमा गिरिडीह पठार पर हजारीबाग पठार से पूर्व में कटक के रूप से निकलती है। यह पहाड़ी का श्रृंखला है, यह इसी श्रृंखला में पारसनाथ की पहाड़ी है। अगर आपसे पूछ ले कि एनएच किस पर है, झारखंड के जो पारसनाथ पहाड़ी है किस एनएच के किनारे है दोस्तों, तो ये एनएच 19 दोस्तों याद रखें। पहले एनएच 2 हुआ करते थे, लेकिन अभी एनएच 19 है दोस्तों। और डुमरी गिरिडीह मार्ग के बीच स्थित है। डुमरी गिरिडीह मार्ग के बीच में मधुबन के पास स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। अब आए दोस्तों राजमहल ट्रैप का निर्माण। अब राजमहल के दोस्तों देखते हैं, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है जुरासिक काल। किस दोस्तों, जुरासिक काल। राजमहल की पहाड़ियाँ उत्तर में साहेबगंज तथा दक्षिण में बंगाल की सीमा तक 300 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा भूभाग पर फैली हुई, ये भी आप याद रखेंगे। गोंडवाना चट्टान का निर्माण के बाद जुरासिक युग में हुआ था। गोंडवाना चट्टान के निर्माण के बाद ये जुरासिक युग में हुआ था दोस्तों। और इस पहाड़ी में बेसाल डोलोमाइट चट्टानों के परतें भी बनी हुई है। और ये बलुआ पत्थर था, क्वार्ज है, सफेद एवं भोरवा पत्थर का क्वार्ज है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। राजमहल की पहाड़ी, आपसे पूछ दे राजमहल की पहाड़ी किस तरह है, ये उत्तर पूर्व में है दोस्तों। अगर उत्तर पूर्व ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो ये आपको पूरब में भी रहेंगे, तो आप मार देंगे, ऑप्शन आपके लग जाएंगे। क्या बोला गया है, झारखंड ट्रैप झारखंड किस भाग में है, देखिए दोस्तों आ गया उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये LDD भी कलेक्टर 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आप याद रखेंगे। और यहाँ से फैक्ट देखिए, राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है, में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियां उत्तरी दक्षिणी में समांतर पहाड़ियों के रूप में फैली है, जिनके बीच मेराल और यमुना नदी घाटियां, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। बोल देंगे कि पारसनाथ की राजमहल ट्रैप जो है के बीच कौन कौन सी दो नदियां हैं, तो मेराल और गुमानी। कौन दोस्तों, मेराल और गुमानी, ये आप याद रखेंगे। मेराल और गुमानी दो घाटियां हैं। नेक्स्ट देखिए, रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है, तो रांची की पठार छोटा नागपुर के पठार के आप देखेंगे तो दक्षिण में है दोस्तों। रांची की पठार जो है छोटा नागपुर के पठार की दक्षिण में है, ये आप याद रखेंगे। रांची का पठार छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में स्थित है। यह छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 600 मीटर है दोस्तों। उपस्थित संप्रदाय मैदान का उत्तम उदाहरण है। अगर आपसे पूछ ले कि छोटा नागपुर का पठार दक्षिण भाग में स्थित है, छोटा नागपुर का पठार जो है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, रांची पठार छोटा नागपुर का पठार के किस हिस्से है, तो छोटा नागपुर का पठार के हिस्से में कौन है दोस्तों, रांची का पठार नीचे में है, इसलिए दक्षिण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम रांची का पठार औसत समुद्र तल से कितनी है, ये हो जाएंगे दोस्तों कितने, 2500 से 3600 फीट हो जाएंगे दोस्तों, 2500 से 3600 फीट, आप ये भी याद रखेंगे। छोटा नागपुर पठार निम्न से औद्योगिक बस्तियों में किस में स्थित है, आपको बताना किस में स्थित है दोस्तों। 14 का देखिए आंसर, और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए मैं देख लेते हैं। हाँ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ये रांची में। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस स्थिति में है, ये है दोस्तों रांची में। कहाँ है, रांची में, आप ये भी याद रखेंगे।
झारखंड राज्य मुख्य तौर पर कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड राज्य मुख्य तौर पर अगर जो बोलेंगे तो छोटानागपुर पठार पर स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों झारखंड मुख्य रूप से छोटानागपुर पठार पर है। आप ये जानते हैं, अब देखिए क्या बोला है, कुल भूभाग का 47.8% है दोस्तों, भूभाग का 47.8% है। छोटानागपुर का पठार प्रायद्वीप पठार का भाग है। यह प्रायद्वीप पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। और इसकी चट्टान क्रिस्टलीय एवं क्रांतिक की है। इसकी रचना लावा चट्टान से हुई है दोस्तों, किसी भी लावा चट्टान से इसकी हुई है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, खनिजों का गोदाम घर भी कहा जाता है दोस्तों। खनिजों का गोदाम घर छोटानागपुर पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खनिजों का गोदाम घर। तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अगर ये सब क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना तो फंस जाएंगे बच्चे, इसी वजह से सारे एक्सप्लेन डिटेल से कर दिया जा रहा है। पश्चिमी या उत्तर रांची का पठार को स्थानीय रूप पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों पश्चिमी या उत्तरी रांची, तो बोलेंगे तो ये जाना जाता है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र बोल देंगे दोस्तों कि औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये औसत ऊंचाई 900 मीटर औसत दोस्तों इसकी ऊंचाई है। सबसे बड़ा अगर पाट क्षेत्र बोल दे तो नेतरहाट का सबसे बड़ा पाट क्षेत्र है दोस्तों। अगर दूसरा अगर बोल दे तो हो जाएंगे गणेशपुर का पाट क्षेत्र दोस्तों। और तीसरा बोल दे दोस्तों आपसे जमीरा पाट क्षेत्र, आप ये भी याद रखेंगे। और एक नेतरहाट से क्वेश्चन सुन लेते दोस्तों, कर्क रेखा जो है जो झारखंड के 6 जिले से होकर गुजरती है, लेकिन जीएसएससी इसको 5 जिला मानती है। अगर बोल देंगे कि पश्चिम से किस ओर से कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिम की ओर से, तो आप याद रखेंगे दोस्तों नेतरहाट नेतरहाट नेतरहाट। ये एग्जाम में पूछने की संभावना इस बार बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी या उत्तर रांची का पठार स्थानीय स्तर पर पाट क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। किस क्षेत्र पर? पाट क्षेत्र के नाम पे जाने जाते हैं दोस्तों। इसकी ऊंचाई 1000 कहीं कहीं देते हैं, कहीं कहीं 900 देता है। आप एक्चुअली में 900 याद रखेंगे क्योंकि उड़ान बुक इसको 900 सेटिस्फाइड की है दोस्तों। यह बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले 137 मीटर बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई। अगर दूसरे अगर ऊंचाई पूछ ले दोस्तों तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई है दोस्तों। अगर तीसरी बोल दे दोस्तों आपको तो सदनी घाट जलप्रपात की ऊंचाई है दोस्तों। चौथी बोल दे दोस्तों तो आपके यहाँ पे मोती झर्रा हो जाएंगे दोस्तों। तो ये चारों आप याद रखेंगे, कम से कम 3 तो आप 4 तो याद ही रखने पड़ेंगे, तो कौन आपके पूछ दें कहना मुश्किल है। तो क्या बोला गया दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ सानू और सरयू। क्या है? सानू और सरयू है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ कौन है? सानू और सरयू। सानू और सरयू पश्चिमी या उत्तरी रांची के पठार में पाट क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। अगर इसके बोल दे पहाड़ियाँ कौन है तो सानू और से सरयू, आप याद रखेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में किसका हिस्सा है दोस्तों? तो ये है आपके छोटा नागपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला किसका हिस्सा है दोस्तों? आप याद रखेंगे छोटा नागपुर। देखिए पीटी 2017 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर। नेक्स्ट देखिए, छोटानागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। छोटानागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण निम्नलिखित में किसके बीच बनाते हैं दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे रांची और हजारीबाग पठार के बीच। रांची और हजारीबाग पठार के बीच में ये द्रोण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप खाली मैप का यूज जरूर करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर में दिए हुए कौन कहाँ से निकलते हैं आप उसको ड्रॉ करेंगे और मैप से ही उसको रट लेंगे दोस्तों। इसके बाद आपका नंबर 40 में 40 कोई नहीं रोक सकता है। और आपको काम करना कहाँ दोस्तों? आपको काम करना है आपके जो जनजाति से हैं, संथाल वो क्या बोलते हैं, बधुमूल क्या बोलते हैं, इस पर आपको काम करना है दोस्तों। यहाँ से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। और कला, ये 2 टॉपिक को मैं बहुत जोर दे रहा हूँ दोस्तों। और एक झारखंड का भूगोल का नदियाँ, ये 3 टॉपिक अगर आप कर लेंगे तो आपको 40 से 40 कोई नहीं रोक पाएंगे। और योजना आपको खुद से पूरे योजना को रटना है, पूरे योजना को रटना है। आपके 40 में 40 आएंगे और आप औरों से बहुत आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट देखें दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर 2 प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया गया है दोस्तों। कौन कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, ये केंद्र पठार है दोस्तों और निचले पठार। कौन है? केंद्र पठार और निचले पठार। जो दोस्तों गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर 2 भागों में बटा गया है। क्या है? केंद्र पठार और निचले पठार, ये आप याद रखेंगे। हजारीबाग के निचले पठार पे दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह मोटे तौर पर 2 विभाजित है, ये तो मैंने कह दिया। एक है केंद्र पठार, दूसरे है नीचे पठार। घने जंगलों से घिरे गिरिडीह जिला के निचले पठार को है दोस्तों। तो अगर बोल देंगे घने जंगलों से घिरे निचले पठार में है, जिसकी औसत ऊंचाई 1300 फीट है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे।
अब झारखंड के भूभाग संरचना देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है कि चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। अगर धात्विक खनिज का भंडार बोल देंगे दोस्तों तो धाड़ धाड़ याद रखिएगा, जितना धाड़ धाड़ मारेंगे उतना खनिज निकलेगा, उतना धात्विक टूटता है दोस्तों, इस तरह से याद रखिएगा। क्या है? धात्विक खनिज धारवाड़ चट्टान। तो देखिए दोस्तों, ये 2017 पीटी और 2017 मेंस में क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। धारवाड़ योगिन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। झारखंड के इस क्रम को कोल्हान श्रेणी में दोस्तों, कोल्हान श्रेणी में के नाम से जाना जाता है। इस चट्टान मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, कहाँ दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। अगर आपसे बोल दे कि धारवाड़ चट्टान जो है दोस्तों कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, आप याद रखिएगा। क्या उत्तर और दक्षिण और पूर्वी में जो है दोस्तों राज्य सब, धारवाड़ चट्टान पर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये सभी जगह पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम में धात्विक खनिजों का जमाव बड़े पैमाने पर होते हैं दोस्तों, बड़े पैमानों पर होता है, जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीन, ये सारे धारवाड़ में। तो आपको याद रखना है ध से धारवाड़, ध से धातु, इस तरह आपको याद रखना है दोस्तों। उस पठार का नाम क्या है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपके छोटा नागपुर का पठार। उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है? आप मारेंगे दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 दिन में ये बुक को मैंने खत्म कर दूंगा, 20 दिन भी नहीं जाएंगे दोस्तों, 10 दिन बहुत हो गए हैं बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड, इसे डिस्कशन थोड़ा देख लीजिए दोस्तों। झारखंड के पथरीली परतों के भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि हमें अति प्राचीन गोंडवाना महाद्वीपों के चट्टानों यानी पठार के विकास की पुरानी दक्कन है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। अगर इसके साल पूछ देंगे तो 12 करोड़ साल पहले होकर 5 करोड़ वर्षों तक उत्तर से प्रभावित हो रहा और फिर यूरेशिया से टकरा गया दोस्तों। ये आपके बारे में आपको बताया गया है, ये गोंडवाना महाद्वीपीय के चट्टानों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झारखंड के मुख्य प्राकृतिक प्रभाव है, क्या है दोस्तों? तो छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। दोस्तों आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि छोटा नागपुर की राजधानी पहले कहाँ थी? छोटा नागपुर की राजधानी पहले कहाँ थी प्राचीन काल में? आप ये जरूर बताएंगे दोस्तों कमेंट करके, अभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कहाँ इस, आप ये जरूर बताएंगे दोस्तों ये कहाँ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपके, बोला गया छोटा नागपुर पठार का चट्टान से बने हुए, किस तरह से चट्टान? प्रीकैम्बियन चट्टान से बने हुए दोस्तों, आप याद रखेंगे छोटा नागपुर पठार के चट्टान जो है प्रीकैम्बियन चट्टान से ये बने हुए हैं। ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 में ये क्वेश्चन को पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपके कि झारखंड में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? वार्षिक जो वर्षा होती है दोस्तों आपको अगर पूछ ले तो कितनी होती है, तो 100 से 200 आप ये याद रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है नेतरहाट में दोस्तों, 180 सेंटीमीटर तक वहाँ वर्षा चले जाते हैं। इसी वजह से 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। और झारखंड के नेतरहाट में दोस्तों सबसे अगर ठंडी भी लगती है तो वहीं पे 7 डिग्री तक वहाँ पे चले जाते हैं तापमान, इसी वजह से सबसे ज्यादा ठंडी भी लगती है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जिला कौन है दोस्तों, आप याद रखेंगे हजारीबाग सबसे ज्यादा बारिश होने वाले जिला है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में जो वर्षा किस मानसून से प्रभावित होती है? तो ये होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से, आप याद रखेंगे झारखंड में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ये प्रभावित होती है। देखिए दोस्तों इसका डिस्कशन थोड़ा मैं देख लेता हूँ, क्या बोला गया है, झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसूनों से वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। अगर ऑप्शन में दोनों रहेंगे दोस्तों तो सबसे पहले आप बंगाल की खाड़ी ऑप्शन लगाएंगे और दूसरा लगाएंगे आपके अरब सागर। अब ये जरूर नोटिस करेंगे, पहला बंगाल की खाड़ी दूसरा अरब सागर, और ये दोनों रहेंगे या नहीं, अगर दोनों ए भी रहेंगे तो ये भी दोनों आप मार देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, लौटते मानसून के समय के महीने में वर्षा झारखंड में होती है, मतलब मानसून जब लौटते हैं, आपको पता होना चाहिए लौटते मानसून में अगर सबसे पहले अगर बारिश होती है तमिलनाडु में होती है दोस्तों, और मानसून लौटते समय के महीने में झारखंड में वर्षा किस महीने में होती है? तो ये होती है दोस्तों सितंबर और नवंबर के बीच में होती है, सितंबर और नवंबर के बीच में होती है। भूमध्य सागर से जब लौटती हुई मानसून आती है दोस्तों तो हिंदुकुश पर्वत होते हुए पाकिस्तान के हिंदुकुश पर्वत होते हुए पंजाब में सबसे पहले बारिश होती है। अब पंजाब में होते हुए दिल्ली के पहाड़ियों से जो है, दिल्ली के जो एक रायसीन पहाड़ी है उससे टकराते हुए दोस्तों, राजमहल की पहाड़ी से टकराते हुए हमारे सितंबर और नवंबर में
हमारे यहाँ वर्षा होती है। इसको हम लोग बोलते हैं लौटते हुए मानसून, इसलिए बोलते हैं। गेहूं के समय में दोस्तों हल्का हल्का बारिश हो जाता है, गेहूं के लिए बहुत फायदेमंद हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं दोस्तों इसका। मानसून के लौटने की क्रिया निवर्तन कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि मानसून के लौटने की निवर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं, निवर्तन कहते हैं। 21 जून को, क्या दोस्तों, 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा पर लौटने लगते हैं और 23 जून को सूर्य लंबवत पड़ने लगते हैं दोस्तों। इसमें देखिए इसका एक फुल फॉर्म आप अगर होंगे तो याद रख लेंगे दोस्तों, ITCZ का फुल फॉर्म एग्जाम में यहाँ से हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पूछ सकते हैं। अंतर उष्णकटिबंध अभिक्षेप क्षेत्र जो होते हैं ITCG, ये आपको पूछ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म आप याद रख लेंगे। झारखंड राज्य के किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो उष्णकटिबंध आते हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे उष्णकटिबंध जलवायु क्षेत्र, उष्णकटिबंध जलवायु क्षेत्र आते हैं, आप ये याद रखेंगे। फिर वही क्वेश्चन है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु के तहत आते हैं, तो जाएंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये भी आप याद रखेंगे। ये JPSC 2016 क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे 25 डिग्री सेल्सियस, ये वार्षिक औसत तापमान है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है, इसमें नेक्स्ट है आपके झारखंड के वार्षिक औसत तापमान mm में बताना है दोस्तों, mm में बताना है। तो औसत वर्षा बोलेंगे तो mm में 100 मतलब 1400 mm है दोस्तों, कितना है 1400 mm में भी याद रखेंगे 1400। अगर ऐसे सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 100 से 200 सेंटीमीटर, नेतरहाट में बोलेंगे तो 180 सेंटीमीटर, ये सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड जो मानसून वर्षा झारखंड के औसत वार्षिक 140 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकांश वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा का 80% भाग जून से सितंबर के मध्य होती है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी के शाखा राज्य में वर्षा का मुख्य स्रोत है ना, बंगाल की खाड़ी, अगर दूसरे बोलेंगे तब अरब सागर, ये सब बाद में आते हैं, पहले बंगाल की खाड़ी हो उसके बाद अरब सागर, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की सबसे ठंडी जगह मैंने तो बता दिया दोस्तों, ये नेतरहाट है, सबसे ठंडी जगह नेतरहाट है, आप याद रखेंगे। और सबसे गर्म जगह जमशेदपुर है, ये भी आप याद रखेंगे। क्या बोला गया दोस्तों, नेतरहाट का, झारखंड का सबसे ठंडी जगह नेतरहाट है। झारखंड का अधिकांश वर्षा प्राप्त नेतरहाट कितने, देखिए 100 सेंटीमीटर है, आप याद रखेंगे इसको। नेतरहाट को पहाड़ी का मल्लिका और छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, आप ये याद रखेंगे। पहाड़ों की मल्लिका एवं छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड में देखिए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो ये सभी कारण है दोस्तों, मानव जाति गतिविधियां, ऊर्जा क्षेत्र और ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न, आप ये VVI मार लेंगे, क्योंकि देखिए ये 7th और 10th JPSC 2021 को पूछे गए हैं, और जो JPSC जो पूछे हैं वो पक्का CGL में रिपीट करेंगे। और एक पीछे एग्जाम हुए थे IRB का, उसमें भी रिपीट करते हैं दोस्तों। तो ये 3 जो एग्जाम है ना, उसके क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड से देखिएगा, क्योंकि उसमें डीप क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी, कब, ये सोचो 30 जून 2008 को जारी की गई थी। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी, तो 30 जून 2008 को ये जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, ये क्या गया दोस्तों, नेतरहाट की पहाड़ी। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, तो नेतरहाट की पहाड़ी को ये दर्ज किया गया है 7 डिग्री सेल्सियस, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपने सीमा का हिस्सा शेयर करते हैं दोस्तों, तो ये कौन करते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से शेयर करते हैं। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2 ऐसे जिले हैं, 2 ऐसे दोस्तों ये राज्य हैं जो हमारे जिले जो हैं, 5 गो ऐसा है जो 2 आपके राज्य से लगते हैं, 5 ऐसे जिले हैं हमारे जो 2 राज्यों से लगते हैं। अगर आपके बोल दे 2 से अधिक बोल दे दोस्तों तो 6 हो जाएंगे, क्योंकि जो गढ़वा है दोस्तों वो यूपी से भी लगते हैं, बिहार से भी लगते हैं, और नीचे में आपके छत्तीसगढ़ भी है, उससे भी लगते हैं दोस्तों। तो आप ये याद रखेंगे, ये सारे जो है तीनों ये एक ही जिला है गढ़वा जो लगते हैं। अगर 5 जिला बोल दे तो 2 राज्यों से लगते हैं, ये आप कन्फर्म हो जाएंगे। झारखंड की नदियां आते हैं दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नदियां का मैप से आप जरूर पढ़ेंगे, मैप जहां से निकलती है वहां से ड्रॉ करेंगे, और कहां कहां के जाती है वहां उसको रट लेंगे मैप से। इसलिए मैं खाली मैप का PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पंडित GS एकेडमी में, आप वहां से PDF कर लेंगे
और निकाल लेंगे। झारखंड की नदियाँ दोस्तों देखते हैं झारखंड की कितने प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों। तो झारखंड में 8 प्रमुख नदियाँ हैं। अगर बोल दे कि बांध भी बोलेंगे तो 8 ही प्रमुख बांध है, ये भी आप याद रखेंगे। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं दोस्तों देख लेते हैं। दामोदर नदी को देव नदी कहते हैं। स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी दोस्तों। उत्तरी कोयल नदी है दोस्तों। दक्षिणी कोयल नदी है। शंख नदी है। अजय नदी है। मयूराक्षी नदी है। गंगा नदी प्रमुख है। मयूराक्षी नदी को मोर नदी कहते हैं दोस्तों। आप याद रखेंगे ये सब सारे फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य तरफ से 8 नदी है और इसमें नदी है पुनपुन नदी है और आपका फल्गु नदी है। जो फल्गु नदी हल्का की गढ़वा समात नाम का निकलती है और वो सारे बिहार में जाके मिल जाते हैं। मयूराक्षी नदी देखते हैं। मयूराक्षी नदी जो है दोस्तों प्रभावित होती है त्रिकुट पहाड़ी से। कहाँ से दोस्तों? त्रिकुट पहाड़ी से ये प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, डिस्कशन इसका क्या है। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ से प्रभावित होती है। इसका मुहाना हुगली नदी है दोस्तों। इसका पश्चिम बंगाल में ये चली जाती है, त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है और हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी की सहायक नदी है। देखिए दोस्तों, जैसे आप बोल दिया कि मयूराक्षी की सहायक नदी है, कहाँ से? त्रिकुट पहाड़ी, तो देवघर। तो देवघर ड्रॉ करेंगे दोस्तों, कहाँ 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 जा रही है, इसकी क्या उप नदियाँ हैं उसको आप ड्रॉ करके रट लेंगे। देखिए इसको उप नदियाँ क्या क्या है। नदियाँ हैं, नदियाँ धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरू, दाउना। इस नदी की कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। इस नदी का एकमात्र नौकामान चलती है दोस्तों। यह तट पर हिजला मेला का आयोजन होता है। यह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा मयूराक्षी नदी का प्रवाह है। उपनाम मोर नदी है दोस्तों। इसकी लंबाई अगर पूछ लेंगे आपसे तो 2340 किलोमीटर इसकी लंबाई हुई है। और देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे लंबा पुल जो दुमका मयूराक्षी नदी पर ही बनी है दोस्तों। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका के मयूराक्षी नदी पर बनी है। इसकी लंबाई 2340 मीटर लंबे है दोस्तों। इसकी लागत 198.11 करोड़ रुपए। यही सब क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछेंगे दोस्तों, उसको फंसाना रहेगा, तो आप ये याद रखेंगे। आप ये क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों कि कौन सा बरसाती नदी नहीं है, आप ये जरूर कमेंट में करेंगे। मैं ही बता देता हूं दोस्तों, ये सोन नदी है ना, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मेकाल पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ से निकलती है और ये बरसाती नदी नहीं है। बाद बाकी झारखंड में जितने नदियां हैं दोस्तों सारे बरसाती नदी है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है? ये होती है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी से दोस्तों देखिए, मयूराक्षी नदी को मोर नेत्र भी कहा जाता है। नया क्वेश्चन है दोस्तों। मोर नदी तो जानते ही है, इसको मोर नेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस नदी के पानी इतनी साफ है ना, जब सूर्य की किरणें आपस में पड़ती है इसमें तो क्रिस्टलीय मोर की आंखों की रंगों की तरह चमकते हैं दोस्तों, इसलिए इसे मोर नदी भी कहते हैं। यह उत्तरी पूर्वी छोर पर त्रिकुट पहाड़ी के उद्भूत होती है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या है इसका? नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए दोस्तों, अब स्वर्णरेखा नदी बोल दिए तो छोटानागपुर, पठार। अब जहाँ जहाँ से ये निकलती है आपको खाली मैप में ड्रॉ करना है। ये क्या है? ये स्वर्णरेखा नदी उद्गम रांची जिले के 16 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में नगड़ी गांव के रानी चुम्बा नाम की जगह से छोटानागपुर, पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन है? कांची, खरकई, जुमराऊ, रारू, संजय, यही सब आपको ड्रॉ करना है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात का भी निर्माण करती है, जो 74 मीटर लंबे हमारे हुंडरू जलप्रपात का भी निर्माण करती है। ये आप याद रखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से और एक क्वेश्चन है कि झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में प्रभावित हो जाती है, और ये दोस्तों राज्यों में प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की और किस दिशा से बहती है? तो दोस्तों स्वर्णरेखा नदी जो है आपसे पूछ लेंगे तो ये हो जाएंगे पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पूरब। तो इस तरह पश्चिम से दक्षिण, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पूरब, दक्षिण से पूरब बह जाती है दोस्तों। आप ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में कौन सा नदी को सोने की नदी कहा जाता है? तो सोने की नदी दोस्तों स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है। यह भी आप याद रखें, सोने की नदी, क्योंकि इसमें सोना पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है, छोटे छोटे कण के सोने पाए जाते हैं, इसी वजह से सोने की नदी भी कहते हैं। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितने दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तो स्वर्णरेखा की कुल लंबाई 395 किलोमीटर है दोस्तों। और ये जो है 395 किलोमीटर ये पूरे में है, लेकिन आपसे झारखंड में पूछ ले दोस्तों ये है 269 किलोमीटर। जिस तरह दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है और वो झारखंड में दोस्तों सिर्फ 290 किलोमीटर ही बहती है। इस तरह से आप याद रखेंगे स्वर्णरेखा नदी के। ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है।
स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछ दे तो दोस्तों ये पिस्का से होती है, पिस्का से ये उद्गम स्थल है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची के पश्चिम दोस्तों के स्थित पिस्का नगरी का क्षेत्र जो है इसकी उद्गम होती है। इसकी सहायक नदियां हुंडरू, दस्सम, गौतम जलप्रपात का भी निर्माण करती है। उसके सहायक नदियां हुंडरू, दस्सम, जोन्हा, गौतम धारा जलप्रपात का भी निर्माण करती है। इस नदी पर स्वर्ण रेखा परियोजना भी चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? तो वही स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा नदी झारखंड? स्वर्ण रेखा नदी। ये दोस्तों अब देखिए इसके झारखंड में प्रभावित होने वाले प्रमुख नदियाँ कौन कौन है दोस्तों? प्रमुख नदियाँ अगर बोल देंगे तो दामोदर, कौन कौन है दोस्तों? कौन है झारखंड के प्रभावित होने प्रमुख? दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराकर, मयूराक्षी, शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और अजय नदी है। बेगई और अमानत नदी जो है दोस्तों ये तमिलनाडु में बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगई और अमानत नदी तमिलनाडु राज्य में बहती है, जबकि सतलज हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होकर प्रभावित होती है। निम्न में कौन सा स्वर्ण रेखा नदी का मूल जगह है दोस्तों? ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सा नदी बहती है? तो पूर्वी सिंहभूम जो स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ये भी आप याद रखेंगे। झारखंड का स्वर्ण रेखा नदी किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है दोस्तों? ये रेडियोधर्मी, क्योंकि वहाँ पे यूरेनियम के सबसे ज्यादा उत्पादन के वजह से रेडियोधर्मी तत्व को प्रभावित कर रहे हैं दोस्तों। किसको? तो स्वर्ण रेखा नदी को। आप ये भी याद रखेंगे। देखिए ये पूछे हुए स्टेनोग्राफर 2015 में मेंस में क्वेश्चन को पूछे हुए हैं। देख लीजिए क्या बोला गया है, झारखंड के जीवन रेखा कहे जाने वाले स्वर्ण रेखा नदी रेडियोधर्मी नामक अपशिष्ट पदार्थों को प्रदूषित कर रहे हैं। नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं किस नदियों की उत्पत्ति से हुई है? कि दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल भी दोस्तों नगड़ी गांव से ही निकलती है। आप ये भी याद रखेंगे। स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल नदी जो है उद्गम स्थल नगड़ी जो छोटानागपुर का पठार से वहीं से निकलती है। दोनों नदियां ये VVI है, कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे। देखिए यहाँ पे पूछे हुए हैं 7th और 10th चैप्टर 2021 में क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए VVI हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड राज्य से होकर प्रभावित नहीं होती है? कौन नहीं होता दोस्तों? कदवा। ये कदवा जो है दोस्तों झारखंड राज्य से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन है आपके, देखिए कदवा कहाँ से प्रभावित होती है आप ये भी जान जाइए। ये कदवा जो थे दो महाराष्ट्र के नासिक जिले से होकर गोदावरी का महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखिए, अमानत नदी किसमें गिरती है? अमानत नदी उत्तरी कोयल में नदी में गिर जाती है दोस्तों। अमानत नदी निकलती है कहाँ से दोस्तों? हजारीबाग पठार से अमानत नदी निकलती है। आप एक नदी का बारे में बताएंगे दोस्तों जो मैं बहुत ही उसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ इस बार एग्जाम के व्यू से। अय्यर नदी किस जिले से होकर प्रभावित होती है? अय्यर नदी आप कमेंट जरूर करेंगे। अय्यर नदी या फिर अय्यर बांध, ये दोनों आपको एक कमेंट करेंगे दोस्तों। खरकई नदी में गिरती खरकई नदी स्वर्ण रेखा नदी। खरकई नदी दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। खरकई नदी हो गया स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, खरकई नदी जो है ना दोस्तों उद्गम सिंपलीपाल उड़ीसा से होती है। ये स्वर्ण रेखा की एक प्रमुख सहायक नदियां हैं। स्वर्ण रेखा खरकई प्रमुख सहायक नदियां हैं। खरकई नदी के किनारे स्थित पहाड़ों के लो एस के खनन किया जाता है, जिसका उपयोग जमशेदपुर स्थित इस्पात संयंत्र में किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न कौन सा नदी दो नदियों का संगम है? ये आप VVI मार लेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को आप VVI मार लेंगे, VI मार लेंगे दोस्तों, VVI मार लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये खरकई और स्वर्ण रेखा दोस्तों झारखंड के जमशेदपुर बसे हुए हैं। खरकई और स्वर्ण रेखा के दोनों मिलन से जमशेदपुर बसे हुए दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे। खरकई नदी से निकलती है कौन नदी? सिंपलीपाल दोस्तों ये निकलती है। आप कमेंट करेंगे कि सिंपलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? आप जरूर कमेंट करें दोस्तों कि सिंपलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है। मैं चाहता हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बोल देता हूँ ताकि आप कमेंट करें, आपके जो कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन सा स्वर्ण नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है जहाँ से उत्पत्ति होती है? स्वर्ण रेखा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? स्वर्ण नदी बोले हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके अमरकंटक की पहाड़ी से होती है दोस्तों। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोले? स्वर्ण नदी उद्गम स्थल मेकाल पर्वत के बोले थे दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? उत्तरी कोयल है। यह नदी झारखंड के 2 जिलों से पलामू और गढ़वा से होकर प्रभावित होती है। और स्वर्ण नदी उपनाम सोनभद्र या हिरण्यवाह कहते हैं। तो पलामू और गढ़वा से स्वर्ण नदी दोस्तों प्रभावित होती है। स्वर्ण नदी जो हमारे हैं
ये क्यूल जो है, क्यूल रिवर पटना में यहाँ पे आके मिल जाती है और ये गंगा बन जाती है दोस्तों। सोन नदी आप याद रखेंगे। सोन नदी मेकाल जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। और सोन नदी एकमात्र ऐसा नदी है जो बरसाती नदी नहीं है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सोन नदी झारखंड के गढ़वा अर्थात पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती है। वो कहाँ से शुरू होती है? ये होती है दोस्तों अमरकंटक से ही ये शुरू होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के मुख्य नदी नहीं है? तो क्या है? फल्गु, क्योंकि सिर्फ ये उद्गम स्थल है दोस्तों फल्गु के झारखंड से, बाकी ये सारे इसके प्रभाव क्षेत्र बिहार में पड़ जाते हैं, इसीलिए मुख्य नदी नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर जो है दसनी कोयल बराकर झारखंड की मुख्य नदी है, जबकि फल्गु नदी बिहार की मुख्य नदी है, क्योंकि इसका उद्गम सिर्फ झारखंड के पलामू से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के पलामू जिले से होती है। फल्गु नदी पौराणिक दृष्टिकोण से काफी पवित्र माने जाते हैं, पौराणिक दृष्टिकोण से काफी पवित्र माने जाते हैं। इस नदी का वर्णन वायु पुराण के भगवान विष्णु के छवि के दर्शन की वजह से हुआ है दोस्तों। इसलिए अब ये याद रखेंगे कि जो है इसके मुख्य नाम के दूसरा नाम निरंजना के नाम से भी ये नदी जानते हैं। आप जरूर कमेंट करेंगे पुनपुन नदी का उपनाम क्या है? आप ये जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों, पुनपुन नदी का उपनाम क्या है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा नदी पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है? ये निकलती है दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी कौन सी नदी पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है? ये दामोदर नदी निकलती है दोस्तों। क्या लिखिए, ये दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम छोटानागपुर का पठार लोहरदग्गा के चूल्हा पानी से इसका हुआ है। इसका मुहाना हुगली पे हो जाती है दोस्तों। झारखंड सबसे प्रदूषित नदी है दोस्तों, और करमाली जनजाति इसको सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इसे देव नदी का भी नाम से जाने जाते हैं, और इसकी लंबाई जो है 590 किलोमीटर है दोस्तों, और 592 किलोमीटर है दोस्तों, और झारखंड में ये 290 किलोमीटर अपना मुहाना बनाती है, ये भी आप याद रखेंगे। झारखंड का दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो आप ये बताएंगे, अभी मैंने तुरंत बताया कहाँ है दोस्तों। दामोदर नदी का उद्गम स्थल आपके चूल्हा पानी लोहरदगा के जिले से हुए हैं, और कभी कहीं कहीं लातेहार भी देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों का जो सटा हुआ है ना, आप देखेंगे मैप तो ये दोनों सटा हुआ है, कभी लातेहार के और कभी लोहरदगा, ये दोनों आपको याद रखने हैं। झारखंड के दामोदर नदी हो गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है आपके, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? इसे बंगाल का शौक कहा जाता है दोस्तों, इसे बंगाल का शौक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस नदी को शौक का नदी कहा जाता है? ये कहा जाता है दामोदर नदी को शौक का नदी कहा जाता है। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? ये होती है दोस्तों झारखंड में, आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड में दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे। देखिए, लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड के चूल्हा पानी गांव से होती है, और झारखंड के विभिन्न जिलों से गुजरने के बाद यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, और यह हुगली में मिल जाती है, भी याद रखेंगे। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितने हैं दोस्तों? 592 किलोमीटर आप याद रखेंगे, और झारखंड में इसकी मुहाना है 290 किलोमीटर, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, दामोदर नदी से और प्रभावित नहीं गुजरती है, ये पश्चिमी सिंहभूम, आप देखेंगे कि पश्चिमी सिंहभूम से ये नहीं गुजरती है दोस्तों। दामोदर नदी हम यहाँ पे लिख दिए दोस्तों। दामोदर नदी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कितने जिलों से प्रभावित होती है, तो दामोदर नदी दोस्तों 9 जिलों से प्रभावित होती है। कितने जिलों से? 9 जिलों से प्रभावित होती है। बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आप याद रखेंगे बराकर की 225 किलोमीटर बराकर नदी के है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज कंप्लीट हो गया, कल इसका पार्ट 2 ला लेंगे दोस्तों। तो आप लोग का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग पिछले जो वीडियो सब हैं सेट जो आप जरूर देखें। आज तीसरा सेट खोटा का लाऊंगा दोस्तों, मैं 5 सेट खोटा का पहले कंप्लीट करूंगा, इसके बाद पुनः फिर जो उड़ान के बुक बचे हुए हैं उसको मैं कराऊंगा, डीएसपी का पाठशाला के बुक बचे हुए वो भी कराऊंगा। तो आज रात में आप जरूर देखेंगे, खोटा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आएंगे। और दोस्तों हल्का एक दो को कन्फ्यूज अगर हो जाते हैं तो मैं वो तुरंत टेलीग्राम से जोड़े दोस्तों, पंडित जी एकेडमी टेलीग्राम से, मैं वहाँ पे तुरंत उसको सुधार के डाल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि कभी कभी मिस हो जाते हैं हमसे भी, कभी कभी ऑप्शन गलत रहते हैं, इसके वजह से वो मिस हो जाते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, पंडित जी एकेडमी, और सारे जितने भी मैंने सेट कराया है उसके सारे पीडीएफ मैंने डाल दिया टेलीग्राम में। खोटा के सारे 2 टेस्ट का 2 टेस्ट ही पीडीएफ डाल दिया, और आज रात में सारे का आंसर कि मेरे जितने बचे हुए हैं मैं वो डाल दूंगा टेलीग्राम पे। इसलिए आप कृपया जरूर पंडित जी एकेडमी टेलीग्राम से जुड़े। और दोस्तों आज आप लोग का बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे 1000 के फैमिली हो गए हैं। तो दोस्तों इसी तरह प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।